नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। और भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। छठे चरण का मतदान हो गया शनिवार को और इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट आ गई चुनाव आयोग की तरफ से। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी थी कि जो डाटा सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी, फॉर्म 17C को अपलोड करने की मांग हो रही थी, उसका आदेश चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। इसे चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी राहत कहा गया। लेकिन एक दिन के बाद ही चुनाव आयोग को खुद ऐसा लगा कि चलिए हम ही जो है इस मसले को थोड़ा सा नरम रुख दिखाते हुए डेटा सार्वजनिक कर देते हैं। यानी कि अब तक जितने भी चरण के मतदान हुए हैं उनका जो मतदान है वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जब चुनाव हो रहे होते हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका कैसी है, उस पर जो उठ रहे सवाल हैं वो क्या इतने गंभीर हैं या फिर वो मिसलीड करने वाले हैं, इन सब बातों को खुलकर समझने की ज़रूरत है कि अगर आप घर से बाहर निकलकर किसी उम्मीदवार को चुनकर संसद पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया है वो किसी तरीके से शंकाओं में ना हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास अतिथि जुड़ चुके हैं चर्चा द ट्रुथ में। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ी हुई है अंजलि भारद्वाज जी, एक जाना पहचाना चेहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका चर्चा द ट्रुथ में। और विकास झा जो कि डेटा एनालिस्ट है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो डेटा को जितनी बारीकी से समझते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इससे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी कि ये असल विवाद क्यों है और क्यों ये सवाल को समझना और जनता तक इसका उत्तर पहुंचाना बहुत आवश्यक हो जाता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं विकास जी। लेकिन शुरुआत अंजलि मैम आपको एक शुभकामना के साथ मैं करना चाहूँगी कि आप लोगों की कोशिशों की बदौलत कह सकती हूँ कि चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया इस डेटा पर आपकी मैं समझना चाहूँगी कि क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, चुनाव आयोग ने स्वयं कर दिया। आखिर आप इस एक्टिविटी को चुनाव आयोग की तरफ से जो हुई है किस तरह से देख पा रही हैं? देखिए नेहा, बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि लोगों के पास सूचना हो, वो जान सकें कि क्या हो रहा है। चुनाव हमारे देश में अभी चल रहे हैं और लोकतंत्र में चुनाव जो हैं वो एक बहुत ही उनकी एक अहम भूमिका है। और ऐसे में अगर लोग ये नहीं जान पाते कि कितनी वोटिंग हुई चुनाव की प्रक्रिया में, तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यही ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो अलग अलग फेजेस चरण चल रहे हैं वोटिंग के, उसमें पहला फेज ऑफ वोटिंग जो था वो 19 अप्रैल को हुआ। और 19 अप्रैल के बाद 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल डेटा बाहर रखा, जिसमें कि इंक्रीज हुआ, एक उछाल हुआ वोटर टर्नआउट का 6%, जो कि बहुत ही हाई टर्नआउट में उछाल था। ऐसा होता नहीं है यूजुअली। लेकिन जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने वोट किया, उन्होंने केवल परसेंटेज टर्म्स बताई। अब आप ये सोचिए, जहां करोड़ों लोग वोट कर रहे हैं तो हर डेसिमल पॉइंट पर भी परसेंटेज में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसलिए लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हुए कि एक तो इतने विलंब के बाद डेटा आया, दूसरा डेटा एब्सोल्यूट नंबर्स दिए भी नहीं गए और इतना उछाल आया। तो मन में लोगों के शंकाएं शुरू हुई, सवाल उठे। और फेज 2, फेज 3, फेज 4 में भी इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं बताए, उन्होंने केवल परसेंटेजेस बताए। इसके चलते, इन सब सवालों के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोगों ने, हजारों लोग थे देश में जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप फॉर्म 17C जो है वो मुहैया करा दीजिए, उसका पार्ट 1 अपनी वेबसाइट पर। अब फॉर्म 17C में क्या है, वो बेसिकली एट द एंड ऑफ पोलिंग डे, जिस दिन चुनाव होते हैं उस दिन के अंत में
हर पोलिंग स्टेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो उसमें नंबर भर देते हैं कि कितने लोगों ने वोट किया पोलिंग स्टेशन पर। जी। ये केवल एकमात्र स्टैट्यूटरी ऑथेंटिक वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड है हमारे देश में। तो लोगों के यही सुझाव था इलेक्शन कमीशन को कि देखिए, लोगों के मन में जो सवाल है खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई शंका है तो खत्म हो जाएगी। आप ऑथेंटिक सूचना, ऑथेंटिक डेटा, एब्सोल्यूट नंबर्स रख दीजिए लोगों के बीच में। वो फॉर्म, इलेक्शन कमीशन ने वो बात नहीं मानी। लोगों ने ये भी कहा कि आप एब्सोल्यूट नंबर तो बताइए कि कितने लोगों ने वोट किया, वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आपने जैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, इस बात में दम है। जो ओरली उन्होंने कहा कि जो डिमांड आई है उसमें मेरिट तो है, लेकिन अभी हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, चुनाव चल रहे हैं। हम बड़े मैटर के अंदर जिसमें ये फाइल हुई थी इंटरवेंशन एप्लीकेशन, हम उसके साथ इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में बार बार लोगों के सूचना के अधिकार को अपहोल्ड करते आए हैं, जी। वो भी ये नहीं कह रहे थे कि सूचना देनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हम इसकी सुनवाई चुनाव के बाद करेंगे। तो हम तो शुरू से इलेक्शन कमीशन को यही कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन क्यों चाहिए? आप तो बहुत एम्पावर्ड बॉडी हैं, आप सूचना के अधिकार के तहत भी आते हैं। आप ये सूचना खुद ब खुद सार्वजनिक कर दीजिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और हमें बहुत खुशी है इस बात की, कि उन्होंने सारे फेजेस के एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं वो आज लोगों के बीच रख दिए। अभी तक फॉर्म 17C पार्ट 1 नहीं रखा है, उसकी कॉपी नहीं आई है, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं पहले 5 फेजेस के, वो उन्होंने रखे हैं। मैं मानती हूं कि ये भी एक बड़ा स्टेप है और आगे लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी विक्ट्री है लोगों के सूचना के अधिकार की। और मैं तो शुरू से यही कहती हूं नेहा कि देखिए, ये सब एडवर्सेरियल बातें नहीं होती। लोकतंत्र में ये नहीं है कि लोगों की जीत या इलेक्शन कमीशन की हार, ये तो सबकी जीत है। अगर लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बनता है चुनाव में, वो तो इलेक्शन कमीशन की भी जीत है और लोगों की भी जीत है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन में, हम इसका वेलकम करते हैं स्टेप को। लेकिन हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि फॉर्म 17C का भी जो कॉपीज हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालेंगे और हमारी ये डिमांड जारी रहेगी। बिल्कुल, आपके संघर्ष को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों की कोशिशों की बदौलत ही चुनाव आयोग को बेशक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं मिला, लेकिन उन्हें क्या पता एक दिन में ऐसा क्या महसूस हुआ जो एक दिन पहले इनकार करते रहे, लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने स्वयं ये डेटा जो है सार्वजनिक कर दिया है। विकास जी, आप कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये मेंशन कर रहे थे कि अगर चुनाव आयोग का जो प्रेस रिलीज ही पढ़ा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं, हम चाहते हैं कि दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएं। जी नमस्ते नेहा शुक्ला जी, नमस्ते अंजलि जी। आज बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई है कि जिस बात का इलेक्शन कमीशन जिस आंकड़े को अब तक जारी नहीं कर रही थी, जिसके लिए एक्टिविस्ट को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जारी है, आगे भी सुनवाई होगी। उस आंकड़े को, उसकी जो प्राइमरी आंकड़े हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको उन्होंने रिलीज किया है आज की डेट में जी। लेकिन जो उनके प्रेस रिलीज है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है जो हम सभी लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा है, उनका सबसे पहला दावा है कि वोटर टर्नआउट डेटा वाज ऑलवेज अवेलेबल ऑन ऐप। उन्होंने एक सेक्शन बनाया है और उसके अंदर उन्होंने ये बात लिख रखी है। अब उसके यानी ऐप पे पहले से ही वो अवेलेबल था। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि जो सुविधा ऐप में जो पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर के डेटा और टोटल वोट जो पोल में उसके एक्चुअल फिगर मौजूद होते थे, वो डेटा इस बार नहीं है। बट उनका दावा है कि वोटर टर्नआउट का डेटा हमेशा ऐप पर अवेलेबल था। दूसरा, लेकिन इस रिलीज में वो खुद ही कहते हैं कि हमने अपने ऐप को, वोटर टर्नआउट ऐप को अपग्रेड भी किया है। अपग्रेड क्यों किया? क्योंकि पिछले जो फेजेस के डेटा होते थे वो उसमें अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने अपग्रेड किया। तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं।
दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्टर का डेटा देना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने देना कब शुरू किया? 7 मई से उन्होंने देना, पहला प्रेस रिलीज उनका 7 मई को आया था, उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलेक्टर का डेटा उन्होंने दिया। तो ये बातें खुद को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जो बेसिक सवाल उठे थे कि आप परसेंटेज में फिगर तो रिलीज कर रहे हो जी, लेकिन आप एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर और एक्चुअल नंबर ऑफ पोल का डेटा नहीं रिलीज कर रहे हो जी, जिस डेटा को उन्होंने 7 मई से रिलीज करना चालू किया जी। तो ये एक तो ये उन्होंने दावा किया है। दूसरा उनका दावा है कि एनी अल्टरेशन इन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज नॉट पॉसिबल, जिस तरह से वो हमेशा दावा करते रहे हैं कि तो इस लाइन में क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ सफाई पेश करने की कोशिश की गई है? क्या कह सकते हैं कि एनी ऑल्टरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल? ये मान सकते हैं कि उन्होंने सफाई पेश करने की कोशिश की अपनी तरफ से? हाँ, जैसे वो हमेशा से कहते रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल नहीं किया जा सकता, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आज उन्होंने दावा पेश किया कि 17C फॉर्म के साथ डेटा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मतलब इस बात में दम है कि करना मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है, क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हैं, आज मैं खुद वोट डालकर आया हूँ। अभी मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर गया था, कोई भी पोलिंग एजेंट कमरे के अंदर नहीं थे। जनरली कमरे के अंदर होते थे पोलिंग एजेंट, उन्हें बाहर बैठा दिया गया है। 26 कैंडिडेट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वहां पर मात्र 2 पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं गया हुआ था जी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि 17C फॉर्म के लिए जो सिग्नेचर करने की जरूरत होती है पोलिंग एजेंट को, अगर पोलिंग एजेंट नहीं है तो उसे अल्टर किया जा सकता है, क्योंकि उसको कोई थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं कर रहा है उस आंकड़े को जी, बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है और उसके लिए कैंडिडेट दावा भी नहीं ठोक सकते उसके बाद। यानी हर स्टेप पे ये संभव है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से डाटा देने से इनकार किया, ये कहकर कि अगर सार्वजनिक कर देंगे तो उसके साथ छेड़छाड़ संभव हो सकती है, लोग गलत भ्रामक जानकारियां फैला सकते हैं, चुनाव पर जो है भरोसा लोगों का कम हो जाएगा। और सच समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसकी निष्पक्षता, इसकी स्वतंत्रता पर इसकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी भूमिका को भी क्यों सवालों के दायरे में लाया जा रहा है। उनकी हालांकि उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है कि समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। तो वो समय क्या है? चुनाव चल रहे हैं उसके बाद आएगा या फिर सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगा? यही कुछ सवाल अब और सामने आ रहे हैं। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज आरटीआई एक्टिविस्ट और विकास झा डेटा एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। आइए उनसे समझने का क्रम आगे बढ़ाते हैं। अंजलि मैम, मैं समझना चाहूँगी 2 बातें चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार के दिन सामने आई। एक तो उन्होंने प्रेस रिलीज किया, एब्सोल्यूट नंबर जारी किया, और दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया कि समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रही हैं? समय आने पर खुलासा किया जाएगा, क्या समय वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलासा करेंगे या फिर लोगों के सामने? उनकी जवाबदेही तो सर्वप्रथम भारत की जनता की है, जनता के प्रति है। जी देखिए नेहा, ऐसा है कि मैं बस एक छोटी सी बात को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अभी तक एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं नहीं डाले थे। आज हम 25 मई पर हैं, तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी फेज के किसी भी चरण के इस बार के इलेक्शन के एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं डाले थे। आज ये पहली बार इलेक्शन के जो फर्स्ट 5 फेजेस हैं उसके एब्सोल्यूट नंबर्स डाले गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। अब इसमें क्या हम समझना चाहते हैं वो यही है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे देश में हम जानते हैं कि 540 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक जी 543 एग्जैक्ट नंबर है, और हर एक में जो है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग जो है 2500 के करीब पोलिंग स्टेशंस होते हैं। अब ये हर पोलिंग स्टेशन पर
प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनका काम होता है कि जब वोटिंग हो, उस वोटिंग के दिन में वोटिंग होती है, वोटिंग जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में वो एक फॉर्म फिल करते हैं 17C का पार्ट 1 और उस पर साइन कर देते हैं। और उस फॉर्म की जो कॉपीज होती हैं, ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, वो पोलिंग एजेंट जो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं बूथ पर, स्टेशन पर, उनको दे देते हैं, उनके सिग्नेचर भी ले लेते हैं। ये है ऑथेंटिकेटेड वोटर टर्नआउट का एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, क्योंकि केवल ये एकमात्र स्टैट्यूटरी सोर्स है जहां पर लिखा जाता है कि कितने लोग आकर वोट किए इस पोलिंग स्टेशन पे। इसको जब ऐड करेंगे तब हमें नंबर मिलेगा कि टोटल पोलिंग कितनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि ये सारे फॉर्म 17C पार्ट 1 जो हैं उसी दिन ले जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिए जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर फिर बताते हैं कि कितने लोगों ने वोट करा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोगों को बता सकते हैं। अब हम यही कह रहे हैं शुरू से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आरओज हैं उनके पास तो ये डेटा उसी दिन आ जाता है, लेटेस्ट नेक्स्ट डे तक आ जाता है कि कहां से पोलिंग स्टेशन पे कितनी वोटिंग हुई फॉर्म 17C पार्ट 1। तो ये जो डेटा है इलेक्शन कमीशन के आरओज के पास है, तो इलेक्शन कमीशन इसको इकट्ठा करके लोगों को बता सकते हैं कि वोटिंग क्या हुई। अब इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना रखा है, जिस ऐप पे वो कहते हैं कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कितनी वोटिंग हुई, तो हम 2-2 घंटे में बताते हैं लोगों को। लेकिन उन्होंने खुद अपने हलफनामे में लिखा है कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकता, ये इसकी 100% एक्यूरेसी को हम नहीं मानते, क्योंकि ये तो जो हमें सुना होता है वो लिख के फिर आगे हम बताते हैं। तो ठीक है, आप जब वोटिंग चल रही है उस समय पे आप ऐप का डेटा दे रहे हैं लोगों को, परसेंटेज फॉर्म में दे रहे हैं लोगों को, वो एक चीज है। लेकिन जब वोटिंग हो गई उसके बाद एक दिन बाद या 24 घंटे बाद तो आप बताइए कि कितने लोगों ने वोट करा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों ने वोट करा, जिस दिन वोटिंग का रिजल्ट आता है उस दिन जो नंबर है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? फिर लोगों के मन में सवाल तो स्वाभाविक है कि उठेंगे कि भाई इतने ही लोगों ने वोट किया था कि नहीं। तो हम सीधी सी चीज शुरू से इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि देखिए, हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब सवाल हैं लोकतंत्र में, उन सवालों का सबसे अच्छा जवाब होता है कि आप पुख्ता सूचना लोगों को दे दीजिए। जैसे ही आप जो पुख्ता रिकॉर्ड है वो लोगों के सामने रखेंगे, उनके सवाल खुद ही खत्म हो जाएंगे, उनकी शंका खुद ही समाप्त हो जाएगी। पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को नहीं मान रहे थे, और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था इस बात का कि भाई इलेक्शन कमीशन को तो खुद ये सोच लेना चाहिए था। अगर नहीं सोचा, लोग बोल रहे हैं तो अब तो दे दें। लेकिन उन्होंने जो हलफनामा भी दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, उसमें भी जो उन्होंने चीजें लिखी बड़ी चिंताजनक थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें तो फॉर्म 17C लीगल मैंडेट है ही नहीं कि हम किसी को दें एक्सेप्ट पोलिंग एजेंट्स। अब देखिए, देश में जब चुनाव होता है किसी भी लोकतंत्र में, वो चुनाव का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो आप और हम हैं, वो देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, ना कि कोई पोलिंग एजेंट या कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी। लोगों को सूचना होनी चाहिए है, संविधान कहता है कि लोगों को सूचना का हक है। तो और उनके जो कॉन्डक्ट रूल्स हैं, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं, उसी में लिखा है कि सेक्शन 93 में कोई भी जाकर जो इलेक्शन कमीशन के सीईओ हैं उनसे वो ये फॉर्म 17C ले सकते हैं। तो वही हमने कहा कि ये तो बड़ी अचंभे की बात है, आश्चर्यजनक बात है कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ये फॉर्म तो हमें किसी को देने नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर हम ये फॉर्म अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे
तो लोग इसको मॉर्फ कर सकते हैं, इसको मिसयूज कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे बात की जा सकती है? आप ये सोचिए कि हम तो डिजिटल इंडिया कह रहे हैं अपने आप को, कितने रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटली अब सरकार लोगों को दे रही है। अब हर कोई कहने लगे कि डिजिटल इमेज को तो मॉर्फ कर लिया जाएगा, फिर तो सारा ही सूचना बाहर चली जाएगी, फिर तो सूचना का अधिकार खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम देना शुरू करेंगे तो लोग भीड़ लगा लेंगे। अब आप ये सोचिए कि जो इलेक्शन कमीशन 100 करोड़ लोगों की वोटिंग कराते हैं, वो भीड़ से क्या उनको आपत्ति हो सकती है? वो कुछ लोग अगर आके मांगेंगे तो वो तो अच्छी बात है, मतलब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी भी फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन ने मुहैया नहीं कराया है, फॉर्म 17C अपने वेबसाइट पे नहीं डाला है। लेकिन कम से कम जो एक चीज हम लगातार कमीशन को कह रहे थे कि आप एटलीस्ट आप एब्सोल्यूट नंबर तो बताइए, इतना तो कमिट करिए कि ये जो नंबर है ये हमारी तरफ से फाइनल नंबर है। आप ये सोचिए ना, आज हम 25 मई पे बैठे हैं, 19 अप्रैल को पहला चुनाव का चरण हुआ, तो 1 महीने से ज्यादा के बाद भी आपको और हमें पता नहीं होना चाहिए कि कितने एब्सोल्यूट नंबर्स ने वोटिंग करी। मतलब क्या जमाने में हम बैठे हैं, इतने प्रोग्रेस हो गया टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है, अब हमें ये बताया जाएगा कि आपको हम एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता सकते। तो आज जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये जो नंबर है ये नहीं बदल सकते, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है कि अगर लोगों के मन में कुछ अभी भी डाउट है तो फॉर्म 17C को अगर वो देखें, वो उसको टैली कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा स्टेप लिया है, हम तो उनको अभी भी यही कहेंगे कि आप क्यों इंतजार करते हैं किसी के भी डायरेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का। देखिए हमारा संविधान जो है वो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन को सबसे ज्यादा पावर देता है। आज की तारीख में हमारे देश में अगर कोई सबसे पावरफुल बॉडी है तो वो उनमें से है इलेक्शन कमीशन। तो इस समय पर इलेक्शन कमीशन को तो खुद ब खुद 17C फॉर्म भी दे देना चाहिए। लोग खुश होंगे, लोग समझेंगे, उनका ट्रस्ट होगा, उन्हें लगेगा कि हमारा इलेक्शन कमीशन हमारे लिए काम कर रहे हैं पारदर्शी तरह से। और ये इससे और हमारे मताधिकार को लेकर बहुत ज़्यादा जो है पारदर्शी तरीके से काम करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश में भी और एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश में भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका, उसके एक्टिविटीज़ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्यों भारत के हर मतदाता को उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जो भारत का लोकतंत्र है और ज़्यादा सुदृढ़ हो सकता है। और दुनिया में जब हम दावा करते हैं कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये और ज़्यादा पुख्ता तौर पर स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। विकास झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डेटा को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उसे एक्सप्लेन भी करते हैं। विकास सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि 2019 में चुनाव को लेकर जो सवाल उठे थे, जिस मूल याचिका की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और ये हुआ कि रेगुलर बेंच जो है ये जो ताज़ा अंतरिम याचिका है उसके साथ ही उसकी सुनवाई करेगी, उस सवाल को क्या अब ये जो डेवलपमेंट्स हो गई हैं उसने और ज़्यादा गंभीर कर दिया है? मैं मूल याचिका में जो सवाल उठाए गए वो भी चाहती हूँ कि दर्शकों तक ज़रूर पहुँचे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी स्टोरी के 2 हिस्से हैं। एक है जो इस चुनाव से पूर्व से चले आ रहे हैं और एक जो इस चुनाव के बाद नई सवाल खड़े हुए हैं। जो पूर्व से चला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब पिछली बार भी इसी तरीके से वोटर टर्नआउट के डेटा में इलेक्शन कमीशन ने 20 अप्रैल 2019 को उन्होंने बदलाव किए थे। इसमें उन्होंने जो रीजन दिया था वो दिया था कि ईवीएम काउंट नहीं हुए हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से, जिसको लेकर के कि तमाम सवाल खड़े हुए, जिसके बाद एक याचिका गई सुप्रीम कोर्ट। जी, तो कुछ सवाल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से अशोक लवासा जी ने इस्तीफा दिया और उसका कोई रीजन पब्लिक के सामने नहीं आया। तमाम सवाल खड़े हुए, भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि क्या मामला है, नहीं है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि ये जब 2024 का चुनाव शुरू हुआ तो उससे इमीडिएट पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदल दिया गया कानून बना करके संसद में। जी। तो वहां से बड़े सवाल उतने खड़े हो गए कि आखिर क्यों इस तरह से हुआ। जब चुनाव के डेट घोषित हुई
तो आज़ादी के बाद सबसे जो लंबा चुनाव का अवधि है, 75 दिन का ये चुनाव की अवधि रखी गई। लोग शक करने लगे कि इससे किसको फायदा है। आप देख रही हैं कि लगातार वोटर टर्नआउट गिर रहा है, जबकि ये बढ़ता है नॉर्मल कोर्स में। उसका भी परिणाम, मतलब ये भी चुनाव आयोग की ही गलती की वजह से लग रहा है कि उन्होंने इतनी लंबी चुनाव को खींचा। अब जब 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 इलेक्शन में स्पीच दिए जा रहे हैं, उस पर शिकायतें की जा रही है, तो आप देख रही होंगी कि किस तरह से लीपापोती की जा रही है पूरे मामले को। किसी पर एक्शन लेने की जगह चुनाव आयोग ज्ञान देने का काम कर रहा है। हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि जब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप अग्निवीर जैसे योजनाओं पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो ये सब इलेक्शन कमीशन की कुछ 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 इलेक्शन कमीशन पर सवाल थे जो पहले से उठ रहे थे। ईवीएम को लेकर के देश में एक भ्रम की स्थिति थी। उसके बाद कई नए सवाल उसमें आकर जुड़ गए, जबकि इलेक्शन कमीशन को करना ये चाहिए था कि इन सवालों पे के कारण जो लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी है, उसे दूर किया जाए। तो उन्होंने दूर करने की जगह इसे और बढ़ाने का काम किया। हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने कुछ सवालों से पर्दा हटाने का काम किया है। अभी डेटा उन्होंने रिलीज किया है, उसके एनालिसिस वगैरह अभी आने वाले समय में होंगे कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छाई है, आने वाले समय में पता चल सके। लेकिन विकास जी, जो डेटा आज आयोग की तरफ से सार्वजनिक किया गया है, इस डेटा का इस्तेमाल जो है वो किस रूप में किया जा सकता है, ताकि जब नतीजों के दिन दर्शक जो है देखें या फिर जो भारत का मतदाता देखे नतीजों को, तो वो उसे भी समझने में आसानी हो कि हाँ, उसने जिस उम्मीदवार को वोट डाला या जिसको नहीं चुना, तो उसको समझने में आसानी हो। और ये जो डेटा पब्लिक में सामने आ चुका है, उसे भी उसको कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसकी जो समझ है वो डेवलप करनी है, उसको मदद मिल सके। विकास जी, थोड़ा सा दर्शकों के लिए और ज़्यादा क्लैरिटी मैं चाहती हूँ कि आप डेटा को लेकर कम से कम। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब 2019 में 24 आवर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा में वेरिएशन किया था, जिससे नंबर ऑफ पोल्ड इलेक्टर की संख्या जो है वो बढ़ गई थी। अब इस तरह के बदलाव लास्ट मिनट में लोगों को देखना ना पड़े, उससे संशय की स्थिति होगी। लेकिन अब हमारे सामने एक फिक्स्ड फिगर है कि इतने % लोगों ने, इतने इलेक्टर थे, उनमें से इतने लोगों ने वोट पोल किया। अब जब काउंटिंग होगी तो हम उसी को मैच करा रहे होंगे कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, उसे कितने वोट मिले, और टोटल पोल्ड के डेटा हमारे पास पहले से अवेलेबल अब हो गए। तो इस तरह से अब एक क्लैरिटी का सिचुएशन बनता है। हालांकि अभी भी सर्विस इलेक्टर का संख्या नहीं जारी किया गया है, बट वो कोई मेजर फिगर नहीं है। मोटा मोटी अब हम चेक कर सकते, जनता चेक कर सकती है, हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, मीडिया संस्थान, जो भी लोग हैं, वो चेक कर सकते हैं कि अब टोटल कितने वोट पोल हुए, किस कैंडिडेट को कितने मिले। तो इस तरह से हम उसका हिसाब लगा सकते हैं, जो अब तक इम्पॉसिबल था लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नतीजों के दिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमें दर्शक देख पा रहे हैं या फिर जो भारत का मतदाता है, वो इन डेटा को लेकर ज़रूर अपने नतीजों को चेक करेगा कि उसके इलाके में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस सांसद को कितने वोट पड़े हैं, या किस सांसद जिसको जीत नहीं मिली है उसको कितने वोट पड़े हैं। वो मिलान, डेटा का मिलान, संख्या का मिलान जो है उनकी भी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। अंजलि मैम, मैं समझना चाहती हूँ कि अब इसके आगे क्या, ये जो 7 चरणों का मतदान हो जाएगा रेगुलर बेंच में, आपको क्या लगता है कि इस याचिका में, जिसको आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है कि आपकी अपील में मेरिट को माना है, तो अब आप किस तरह से उम्मीद करती हैं कि जो सूचना का अधिकार है, मुझे याद आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के समय कितना बड़ा जो फैसला, इसे कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला ये फैसला सामने आया था, कुछ इसी तरह की उम्मीद लगा रही हैं? जी नेहा, देखिए सीधी सी बात है कि 2 तरीके से वोटिंग हो रही है। एक तो ईवीएम के जरिए से वोटिंग हो रही है देश में, और दूसरा बैलेट पेपर के जरिए से हो रही है। क्योंकि कुछ वोटें हैं जो कि जैसे 85 ईयर्स से अबव के लोग हैं, जिन्हें कोई हैंडीकैप है, कोई प्रॉब्लम है, वो लोग हैं, उनकी वोटिंग जो होती है वो पेपर बैलेट से भी होती है। तो जो फाइनल वोटिंग का नंबर होता है वो तो दोनों को ऐड करके ही आता है।
लेकिन अभी जो लगातार मांग चल रही है, जो फॉर्म 17C में लिखा जाता है, वो है कितने वोट पड़े ईवीएम मशीन के थ्रू और पोलिंग स्टेशन पर कितने लोगों ने आकर मतदान किया। ये हमें आज डेटा मिल रहा है। जी। 2019 में बेसिकली जो इशू हुआ था वो ये था कि ईसीआई ने जो फाइनल वोटर टर्नआउट करके डेटा अपनी वेबसाइट पे डाला था, उससे अलग डेटा जो था वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद सामने आया। और जब इसको जर्नलिस्ट्स ने बोला तो इलेक्शन कमीशन ने अपना पहले 4 चरण का डेटा जो उन्होंने डाल रखा था वो हटा दिया वेबसाइट से और ये कहा कि वो फाइनल था नहीं, ऑल्दो उसके ऊपर लिखा था फाइनल टर्नआउट डेटा। तो वो जो चीज थी उसको लेकर और तमाम इश्यूज को लेकर ये याचिका 2019 में डाली गई थी कि देखिए जो भी 17C फॉर्म है उसी में ही लिखा है एग्जैक्ट नंबर कि कितने लोगों ने वोट किया था। तो ये सार्वजनिक कर दीजिए जिससे कि ये जो अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं ये ना आए। तो ये 2019 से याचिका चल रही है। अभी क्योंकि इस तरीके के सवाल लोगों के मन में उठे 2024 में भी, क्योंकि इतना उछाल देखा गया वोटर टर्नआउट में फेज 1 और 2 में, तो उसके बाद ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन 2019 के केस में डाली गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है इसमें कहा है कि ये जो रिलीफ सॉट है, जो प्रेयर्स हैं, वो वही प्रेयर्स हैं, वैसी ही प्रेयर्स हैं जो 2019 की याचिका में थी। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट प्रेयर्स हैं लेकिन हम इसको पूरे मामले को सुनेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो केस था उसमें जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कोर्ट ने कहा कि लोगों को जानने का हक है, बल्कि केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट नहीं है। हमारे देश में दशकों से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत क्लियरली कि लोगों को लोकतंत्र में जानने का अधिकार है, वो हमारे संविधान से आता है। तो मुझे ये लगता है, उम्मीद है बहुत कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी जरूर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट देंगे जो लोगों के जानने के अधिकार को अपहोल्ड करेगी। और मैं अभी भी ये कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कतई इंतजार करने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। वो खुद अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की जो बात है, जो तमाम बातें विकास जी ने कही कि किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना गया, लोगों के मन में उसके ऊपर सवाल हैं। लेकिन जो अगर कमिश्नर्स आज भी चाहें वो कम से कम अपने काम को पारदर्शी बनाकर, इलेक्टोरल प्रोसेस को पारदर्शी बनाकर ये दिखा सकते हैं कि उसमें आज भी लोगों की आस्था रहे, ये लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे। तभी ज़्यादा जो है वोटिंग टर्नआउट भी तभी ज़्यादा होगा जब ये लगेगा कि हम जिस मेहनत में लगे हैं, जिस उम्मीदवार को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत जो है वो रंग ला रही है, भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत हो रहा है। और विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। विकास जी, कुछ पोलिंग बूथ पर हमने देखा कि मतदाताओं की शिकायत आ रही है कि मेरा मतदाता सूची से जो है नाम नदारद है, जबकि उनको किसी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्यों इस तरह। कुछ मुस्लिम समुदाय के जो खास करके पोलिंग बूथ रहे वहाँ पर इस तरह का देखा गया। एक बहुत जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि उनका वोटिंग लिस्ट से नाम नदारद है। कुछ जाने माने सेलिब्रिटीज़ कहते हैं। तो इन सब सवालों को कैसे देखते हैं? ये सवाल भी आज के समय में जनता के बीच में है। नहीं, आपने सही बताया। पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी है। आज की जो वोटर टर्नआउट के डेटा आए हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्टर की संख्या है, उसका इस्तेमाल भी अभी एनालिसिस के लिए मैंने जैसे पहले बताया किया जाएगा। बट जो एक बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि देश के 115 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां पर कि नंबर ऑफ इलेक्टोरेट की संख्या कम हुई है 2019 के कंपैरिजन में। तो जबकि ये देखा गया है कि
इसकी संख्या में मतलब टोटल वोटर की संख्या में कंटिन्यूस इजाफा होता है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में 115 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर की संख्या कम हुई है। इसके मतलब है कि बड़े लार्ज स्केल पे आइदर डिलीशन हुए हैं या कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी परत अभी खुलनी बाकी है। तो 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 ये जो, और एक सवाल नीचे से आ रहा है कि कई सारी मुस्लिम्स या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाएं हैं, या आप अपने मोहल्लों में बूथ पर जाएंगी वोट डालने के लिए। आज मैं गया था, कई लोग सवाल उठा रहे थे मेरे वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए, जबकि दिल्ली में हाल फिलहाल में अभी 2022 में एमसीडी इलेक्शन हुए, वहां पर उनके नाम थे। तो कई बड़े संख्या में वोटर्स के नाम डिलीट हो रहे हैं। अब इसको चेक करना होगा कि ये डिलीशन क्या टारगेटेड है या फिर जो कंटिन्यूअस अपडेशन होते हैं इलेक्टोरल रोल में उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन जमीन से जो एक सवाल आ रही है कि जिस पर की अभी चर्चा होना और उस पर डिटेल एनालिसिस अभी सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये कुछ जो सवाल का दायरा है उसको थोड़ा और गंभीर बनाता है। अंजलि मैम, मैं आपकी भी टिप्पणी इन सवालों पर लेना चाहूँगी कि जिन मतदाता सूची को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात विकास जी ने कही है, उस सवाल को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पर भी जो सूचना का अधिकार है उस मतदाता के लिए बहुत ज़रूरी, आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल नेहा, देखिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, उसमें चुनाव तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो भी एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर की उम्र है जिनकी, उन्हें अधिकार है, उन्हें वोट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से किसी भी कारण से हटाया जाता है, वो तो बहुत ही गंभीर, सबसे गंभीर चीज़ है, मैं मानती हूँ। और हाँ, ऐसा है कि बहुत जगह से कई बार ऐसा सुनने को आ रहा है, ऐसी चिंताजनक खबरें मिल रही हैं कि इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं है लोगों के। कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि कुछ स्पेशल समुदाय हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं। तो ये तरह की जो सवाल हैं, इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीका है कि पूरी पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन बरतें। इलेक्शन कमीशन लगातार अपनी वेबसाइट पर जो लोगों इलेक्टोरल रोल्स हैं उन्हें डिस्प्ले करें। वो इस तरीके से होने चाहिए कि लोग उसको आसानी से अपने नाम को सर्च कर सकें, दूसरे भी लोगों की मदद कर सकें सर्च करने में नाम को, अगर किसी का नाम कट गया है वो देख सकें। सब लोग के पास इंटरनेट नहीं होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग जगह पर इलेक्शन कमीशन कहकर ये लिस्टें मुहैया भी करा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है जो आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के भी नाम को यूं ही डिलीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगर किसी का नाम डिलीट होना है तो पहले उन्हें एक चिट्ठी भेजी जाए, एक नोटिस भेजा जाए उनके पते पर कि हम आपका नाम डिलीट कर रहे हैं, ये कारण है, या आपके एड्रेस पर इन लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है, हमें ये मालूम पड़ा है कि वहाँ नहीं रहते या उनकी मृत्यु हो गई या जो भी है। तो एक नोटिस तो भेजना ज़रूरी है, उसके बगैर नाम डिलीट नहीं होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी ये सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी लोग बता रहे हैं कि ना तो उन्हें कोई नोटिस आया उनके पते पर, और उनका नाम भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये गंभीर बहुत विषय बनता है, और इसे भी बहुत गंभीरता से एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें भी जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, कैसे डिलीशन हो रहे हैं लोगों के नाम के, उन सारी चीज़ों में भी पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कई बार ये लगे कि किसी कारणवश किसी स्पेशल कम्युनिटी को या किसी स्पेशल लोगों को टारगेट किया गया है, और ऐसा वास्तव में ना हो, लेकिन उनके नाम वैसे ही हट गए हों। ये सब चीज़ें, ये जब सब शंकाएं क्लैरिटी जो है बहुत आवश्यक हो जाती है। क्लैरिटी आ सकती है, तब आ सकती है जब सूचना सारी लोगों के सामने हो
और लोगों को एक पूरा मौका दिया जाए उनका नाम डिलीट करने से पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अंजलि मैम आपका भी, विकास जी आपका भी, कि आपने कीमती वक़्त दिया और इतनी स्पष्टता दी कि चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके पीछे कारण कितने सारे हैं, कितने बहुतेरे कारण हैं। इतना बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव चल रहा है तो मतदाताओं को हर एक सवाल का उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी में लोकतंत्र की खूबसूरती है। और दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी हो तो आप हमें ईमेल भेजिए info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात। धन्यवाद।